नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद पवी एंड बाबा पे। जैसा कि आप राजस्थान के एकीकरण का भाग 1 देख चुके हैं, उसमें हमने जो 7 चरणों में से 3 चरण देख लिए थे, जो तीनों चरण 1948 में हुए थे। तीसरे चरण में आपने देखा उदयपुर का दूसरे चरण के अंदर विलय हो गया था। उसके बाद बात आती है चौथे चरण की, जिसका नाम रखा गया था वृहत राजस्थान संघ। वृहत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 के दिन 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय तीसरे चरण में कर दिया गया। और जब ये 4 बड़ी रियासतें एक साथ इसके अंदर जुड़ गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया वृहत राजस्थान संघ। ये डेट 30 मार्च आपको पता है, राजस्थान दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। अगर बात करें उस समय चैत्र शुक्ल और एकम थी, और संवत जो था वो कौन सा था? 2006। अभी कौन सा चल रहा है? 2080। 30 मार्च 1949 से पहले की घटना क्या हुई? लावा जो कि एक ठिकाना था, उसे जयपुर में 19 जुलाई 1948 को पहले विलय कर लिया गया। तीसरे चरण में ये 4 रियासतें मिली। इस हेतु राम मनोहर लोहिया द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति के रूप में प्रयास किया गया था, RML राम मनोहर लोहिया। 14 जनवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वृहत राजस्थान की घोषणा की गई बनाने की, और मंत्रिमंडल के गठन हेतु राजस्थान के प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट अलग अलग क्षेत्रों से 4 बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल गठन हेतु बुलाया गया, और 30 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। अगर बात करें जयपुर चूंकि इसके अंदर शामिल किया गया था, तो वहाँ के जो राजा थे महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड, उन्हें आजीवन राजप्रमुख बनाया गया और उन्हें प्रिवी पर्स के रूप में 18 लाख रुपए देना तय किया गया। और जो तीसरे चरण में प्रमुख थे भोपाल सिंह मेवाड़ के, उन्हें 10 लाख वहां पे दिए गए थे। यहाँ पे 17.5 लाख रुपए देना तय किया गया। अगर बात करें वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख की, तो हनुमंत सिंह जोधपुर के शासक थे, जिनका आपको पता है VP मेनन के साथ झगड़ा भी हुआ था। और जो कोटा के भीम सिंह है, उन्हें वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया। अगर बात करें कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख की, कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख में बूंदी के शासक भी, जो आपको पहले नाम उनका पता ही है, और डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। अन्य शासकों के अंदर भी उन्हें प्रिवी पर्स देना तय किया गया, जिनमें बीकानेर के साधु सिंह और जैसलमेर के रघुनाथ सिंह को क्रमशः 17,50,000 रुपए और 1,80,000 रुपए देना तय किया गया। उस समय में जो रियासती अखबार चलता था, जिसमें इस प्रकार की घटनाओं को शामिल करते थे, उनके संपादक का नाम था सोमनेश जोशी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, रियासती अखबार सोमनेश जोशी। अगर बात करें उस समय जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, उसके प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि जयपुर एक बड़ी जगह थी, तो जयपुर के हीरालाल शास्त्री को उस समय में जो है प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया। और बात करें राजधानी, तो राजधानी जयपुर बनाई गई। राजधानी जो जयपुर बनाई गई थी, उसके हेतु गठित कमेटी का नाम था BR पटेल कमेटी। ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। एकीकरण पूर्ण होने के बाद में जो कमेटी थी, उसका नाम था SN राव, इसमें V विश्वनाथन गुहा भी शामिल थे। ये एकीकरण के बाद में RPSC का कार्यालय अजमेर बनाया गया, और जो न्यायालय क्षेत्र है वो जोधपुर बनाया गया, और राजधानी जयपुर बनाई गई। लेकिन जो चौथे चरण के दौरान कमेटी गठित थी, उस हेतु गठित कमेटी का नाम था BR पटेल कमेटी, जिसके अन्य सदस्य थे SP पुरी और SS सिन्हा। ठीक है। और अगर बात करें चौथे चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री के साथ में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उनमें जयपुर से शामिल किया गया था सिद्धराज ढड्ढा को, बीकानेर के थे रघुवर दयाल गोयल, कोटा के वेदपाल त्यागी, जोधपुर के 2 व्यक्ति थे फूलचंद बाफना और नरसिंह कच्छावा। उदयपुर की बात करें तो नाम उनका तीसरे चरण में भी आया था भूरेलाल बयां और प्रेम नारायण
माथुर। देखिए इसके बाद में हम देखते हैं कि पांचवा चरण जो है उसका नाम था संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, यानी बृहद राजस्थान में जो 1 नंबर भाग था वो जुड़ गया। 1 नंबर आपको पता है प्रथम चरण जिसका नाम अपने देखा था क्या था, मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ के अंदर जो है वो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ABCD इनको शामिल किया गया था, लेकिन ये उस समय पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुए थे। और चौथे चरण में इसको शामिल करके 5वां चरण बनाया गया। उनमें भी अलवर और करौली जो थे वो तो विलय हेतु तैयार थे, लेकिन भरतपुर और धौलपुर इनकी उस समय जनमत संग्रह करवाया गया था शंकर राव देव समिति के निर्णय के आधार पर। उनके अन्य सदस्य थे RK सिद्धावा और प्रभु दयाल। इन दोनों कमेटी के आधार पर यह पूछा गया कि भरतपुर और धौलपुर के लोग चाहे तो यूपी में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो राजस्थान के अंदर भी शामिल हो सकते हैं, और अंततः वो राजस्थान में शामिल हो गए। अपने इसको ऐसा बोल सकते हैं कि शोभाराम का शास्त्री में विलय, शोभाराम का शास्त्री में विलय। 5वें चरण को इस रूप में याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पहले चरण के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था शोभाराम उमावत, और चौथे चरण के थे हीरालाल शास्त्री। तो पहला चरण चौथे चरण में आकर के मिल गया, इसलिए नाम पड़ गया शोभाराम का शास्त्री में विलय। अब बात करें ये चरण 1949 में हुआ था। 1949 में 2 चरण हो गए, पहले 3, 48 में 3, 49 में 2, यानी 5 चरण। जनवरी 1950 के अंदर राजस्थान संघ, हालांकि आपको पता है कि राजस्थान नाम पहली बार दूसरे चरण में उपयोग हो गया था, लेकिन विधिवत जो पहली बार नाम राजस्थान का आया था वो 26 जनवरी 1950 को आया। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में सिरोही को विलय कर लिया गया काफी मशक्कत के बाद में। जब पहले इच्छा थी कि गोकुल भाई भट्ट जो थे उनका प्रयास था कि माउंट आबू को विलय किया जाए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये इच्छा नहीं थी, क्योंकि माउंट आबू का जो क्षेत्र था वो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो इच्छा ये थी कि गोकुल भाई भट्ट को शामिल किया जाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोकुल भाई भट्ट को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया, यानी उनका जो निवास स्थान था हाथल गांव को सिरोही के अंदर शामिल करते विलय कर दिया। लेकिन आबू देलवाड़ा का क्षेत्र 89 गांव और 304 वर्ग मील क्षेत्र को छोड़ करके सिरोही का विलय किया गया। सिरोही को लोग ऐसे भी याद रखते हैं 6 सिरोही, यानी जो छठा चरण है उसके अंदर S में 6 और S से सिरोही। छठे चरण में सिरोही को विलय किया गया, लेकिन आबू देलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़ दिया गया। गोकुल भाई भट्ट का हाथल गांव उसमें शामिल हो गया। वहां के राजा थे अभय सिंह और बलवंत सिंह मेहता, जिन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहते हैं, आपने पंचायती राज में सुना था। उनको शामिल करते हुए और इन क्षेत्रों को छोड़ते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छठे चरण के अंतर्गत सिरोही को शामिल कर दिया। लेकिन इसमें भी बाद में विरोध चलता रहा। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु भी हो गई, और जो 7वां चरण जो 1 नवंबर 1956 को बाद में हुआ, और आपको पता है कि 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से राजस्थान वर्तमान स्वरूप के अंदर आ गया था। यानी 1 नवंबर वैसे भी महत्वपूर्ण डेट है, आपको पता होना चाहिए। 1 नवंबर को ही MP से जब है छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, MP से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 1 नवंबर को अलग हुआ था। उसके बाद में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का जो है सबसे बड़ा राज्य बना था, इसलिए 1 नवंबर की तारीख वैसे भी महत्वपूर्ण है। और 1 नवंबर को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था, वर्तमान राजस्थान कहलाता है। 1952 में अजमेर के अंदर जो आम चुनाव हुए थे उसमें हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल को गठन किया गया, लेकिन उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग भी एक बना था, आपको ध्यान में होगा, फजल अली के नेतृत्व में उनके अध्यक्ष थे, और इनके अन्य सदस्य थे KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजू। इन दोनों के उस समय पूछा गया था कि कौन सा राज्य बनेगा या कौन सा जो है वहाँ पे राज प्रमुख ही रहेगा, इस प्रकार से कमेटी को बनाया गया था। और राजस्थान से बात करने हेतु जो प्रतिनिधि थे वो कमेटी थी जीन विजय सूरी कमेटी, और इसके अंदर मुनि जीन विजय जी थे
और साथ में दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा आपको पता है जिन्होंने द अर्ली चौहान डायनेस्टी बुक लिखी थी और चौहानों के इतिहास के बारे में इनको पता था, तो इन्होंने इनको साथ भेजा गया ताकि आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र छठे चरण में छूट गया था उसको भी शामिल किया जाए और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात करने के लिए गए थे। आप देखें कि इनमें क्या निर्णय हुआ। माउंट आबू का जो क्षेत्र था वो दे दिया गया और जो एक बटालियन वाला क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा उसे भी राजस्थान के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। और क्या बदलाव हुए, सिरौंज क्षेत्र जो कि झालावाड़ में आता था उसे एमपी को दे दिया गया, जबकि इसके बदले में एमपी के मंदसौर जिले में आने वाला क्षेत्र सुनेल टप्पा इसे वापस राजस्थान में विलय कर लिया गया। अगर बात करें कि ये फजल अली जो कमेटी बनी थी उसके बाद में राज प्रमुख का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया, यानी अब राज प्रमुख नहीं होंगे, उनके स्थान पर माने जाएंगे राज्यपाल। और पहले राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह और उस समय में मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। 26वें संविधान संशोधन 1971, ये जो आप देख सकते हैं कि चौथा 5 ईयर प्लान था, जो 5 वर्षीय योजना थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 26वें संविधान संशोधन 1971 में चौथी 5 वर्षीय योजना में ये जो प्रीवी पर्स का जो प्रचलन चला आ रहा था कि राजाओं को एक अमाउंट दिया जाता था उनके जेब खर्च के लिए, वो समाप्त कर दिया गया। उस समय जो है पहले व्यवस्था ये थी कि 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, ए बी सी डी। ए में राज्यपाल, बी में राज प्रमुख, सी केंद्र समर्थित और डी थे अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद में ए और बी को विलय कर दिया गया क्योंकि राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, यानी ए और बी जिनमें राज्यपाल होंगे वहाँ राज्य बना दिया गया, जबकि सी और डी को मिलाकर के यूटी बना दिया गया। और आप देख सकते हैं कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। आपने देखा कि पहले वाला भाग आप पढ़ चुके थे, आप इसका जो है स्क्रीन पे लिंक भी देख सकते हैं। आप पहले वाला भाग आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें। साथ ही एकीकरण के समय कौन कौन से शासक किस रियासत में उपस्थित थे उनका भी एक वीडियो बनाया हुआ था, वो भी आपको साथ में दिया जा रहा है। उम्मीद है राजस्थान का एकीकरण जो दूसरा भाग है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, लर्न विद पवी एंड पापा, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। धन्यवाद।